सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है पचिंको। पचिंको का मतलब होता है एक पिनबॉल टाइप गैम्बलिंग गेम जो जापान में लीगल है। सो इन 1910 जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया था और फिर इसी कारण बहुत सारे कोरियंस को अपनी कंट्री छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का जरिया नहीं रहा। जिसमें एक ऐसा परिवार भी था जिसे ये दर्द जनरेशन टू जनरेशन सहन करना पड़ा। इस ड्रामा में 2 स्टोरीज साइड बाय साइड चलेंगी, एक 1915 और दूसरी 1989। स्टोरी की स्टार्टिंग एक वुमेन से होती है जिसका नाम यांगजिन है। यांगजिन एक शमन के पास आकर उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता रही है। यांगजिन कहती है कि मेरी माँ की किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैं बहुत ही छोटी थी जब वो गुजर गई। इसी दुख में मेरे फादर ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया और इसी कारण मुझे और मेरी 3 बड़ी बहनों को भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा। पर फिर एक मैच मेकर मेरे फादर के पास एक लड़के का रिश्ता लेकर आया जिसकी फैमिली का डोंगसम में बोर्डिंग हाउस था और फिर 3 साल पहले मेरी उससे शादी हो गई। यांगजिन ने 3 लड़कों को जन्म दिया था पर उनमें से कोई भी नहीं बचा और यांगजिन का हस्बैंड हुनी बहुत ही अच्छा इंसान है। यांगजिन अब भी प्रेग्नेंट थी तो वो शमन से कहती है कि शायद मेरे खून पे कोई श्राप है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे एंसेस्टर्स को बुलाओ और मेरा ये कर्ज हमेशा के लिए खत्म कर दो। शमन अपना रिचुअल स्टार्ट करती है। काफी टाइम रिचुअल चलता है और फिर वो यांगजिन से कहती है कि इस बार तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा और उसके जरिए आगे एक नया परिवार बनेगा। सो अब हम 1989 न्यूयॉर्क का टाइम देखते हैं जहाँ पर एक सोलोमन नाम का लड़का एक न्यूयॉर्क बैंकिंग कंपनी में काम करता है। सोलोमन कोरियन है पर वो जापान के एक शहर ओसाका में पला बड़ा है। सोलोमन अपने मैनेजर से अपने प्रमोशन के बारे में बात करता है पर रेसिज्म की वजह से मैनेजर्स सोलोमन को प्रमोशन देने से मना कर देते हैं। पर सोलोमन उनसे एक डील करता है जिसमें वो एक कोरियन लैंड ओनर को अपनी प्रॉपर्टी बेचने को कन्विंस करेगा जो जापान में है। पर इसके बदले में वो कंपनी से अपनी प्रमोशन की रिटर्न गारंटी मांगता है। सो बैक इन 1915 फाइनली हुनी और यांगजिन के घर एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो संजय रखते हैं। तो अब संजय थोड़ी बड़ी हो गई थी और उसका अपने फादर के साथ एक अलग सा प्यारा सा रिश्ता है और हुनी अपनी बेटी को बहुत ही प्यार करते हैं। इन 1989 सोलोमन अपने होम टाउन ओसाका जापान वापस आता है और सीधा एक पचिंको पार्लर गेम खेलने जाता है और यहीं पर सोलोमन अपने फादर मुजासु से मिलता है क्योंकि ये पचिंको पार्लर मुजासु का ही है। बैक इन अर्लियर टाइम संजय अपने फादर के साथ एक फिश मार्केट आती है जहाँ पर जापानीज सोल्जर्स को देखकर सब लोग अपना सर झुका लेते हैं। संजय अपना सर नहीं झुकाती तो उसके फादर उसे सर झुकाने को बोलते हैं। मार्केट में ही संजय को अपने सॉन्ग अंकल मिलते हैं जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी फिश पकड़ी थी तो वो ये फिश सेल करने जाते पर शॉपकीपर फिश के बदले सॉन्ग को बहुत ही कम पैसे ऑफर कर रहा था। तो संजय अपना दिमाग लड़ाती है और बहुत ही आसानी से फिश को ज्यादा पैसों में सेल कर देती है। तो सॉन्ग कुछ पैसे संजय को ऑफर करते हैं क्योंकि उसकी हेल्प से उनकी फिश के बदले उन्हें इतने सारे पैसे मिले। संजय उनसे पैसे नहीं लेती पर फिर सॉन्ग उसे बहुत ही प्यार से समझाते हैं तो संजय मान जाती है। इस इंसिडेंट से हमें ये पता चला कि संजय बहुत ही इंटेलिजेंट है। तभी 2 जापानीज सोल्जर्स एक शॉपकीपर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में संजय अपने फादर से पूछ रही थी कि क्या उस शॉपकीपर ने कुछ गलत किया था। उन्हें उसे बताते हैं कि आजकल हमारे लिए सही और गलत में डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो गया और जब तुम अभी पैदा भी नहीं हुई थी तो मैं और तुम्हारी मॉम सारी रात जागते थे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। उस टाइम मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें इस दुनिया के गलत कामों से प्रोटेक्ट करूंगा। इन 1989 सोलोमन अपने फादर के साथ अपने घर वापस आता है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा गार्डन में काम कर रही थी और वो अपने पोते को देखकर बहुत ही खुश होती है। असल में सोलोमन की ग्रैंडमा ही संजय है और सोलोमन संजय का पोता है। लगता है कि सोलोमन काफी टाइम बाद अपने घर वापस आया है। पहले वो पियानो प्ले करता है और फिर वो पियानो पर रखी फोटोग्राफ्स देखता है जिसमें एक फोटो में छोटी संजय अपने फादर के साथ खड़ी थी और यहीं से हम फिर से पास टाइम में पहुंच जाते हैं। यांगजिन संजय पर गुस्सा करी थी कि तुम्हें सॉन्ग अंकल से पैसे नहीं लेने चाहिए थे क्योंकि वो खुद बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं। संजय के जाने पर यांगजिन हुनी से भी कहती है कि अच्छा है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो पर ऐसे तो वो बिगड़ जाएगी। हुनी उसे समझाते हैं कि संजय को पता होना चाहिए कि इस वर्ल्ड में काइंडनेस नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हुनी संजय के पास जाते हैं जो ओशन में डाइव लगाती है पर हुनी बाहर अपनी सांस भी रोक लेते हैं। संजय काफी डीप डाइव करती है और उसे थोड़ा टाइम लग जाता है तो हुनी को उसकी फिक्र होने लगती है पर संजय फाइनली आबुलोनी लेकर बाहर आ जाती है। रात को संजय के घर गेस्ट आते हैं जहाँ पर सॉन्ग नशे की हालत में
जापानीज सोल्जर्स के बारे में बहुत ही बुरा भला बोलता है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने हमसे हमारी जमीन, पोटैटोस, राइस और फिश वगैरह सब छीन लिया है और हमारी औरतों को व्हाइट कपड़ा पहनने से भी मना कर दिया है। उन लोगों ने हमें बिल्कुल अपने जैसा बना लिया, बट फिर भी वो हमें आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमें पत्थर से उन जापानीज सोल्जर्स का सर फोड़ देना चाहिए। सब उसे चुप कराते हैं, पर फिर भी सॉन्ग चुप नहीं करता। यांगजिन हुनी से पूछती है कि आपने उसे चुप क्यों नहीं करवाया। अगर किसी ने ये बात जापानीज सोल्जर्स को बता दी तो हुनी यांगजिन को शांत करते हैं, पर यांगजिन को अभी भी बहुत ही डर लग रहा था। संजय ये सारी बातें सुन लेती है और अगले दिन अपने सॉन्ग अंकल से बात करने जाती है। संजय उनसे कहती है कि कल रात आपने बहुत ही स्टूपिड बातें बोली और अब इसीलिए सब बहुत ही डरे हुए हैं। सब चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ और मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स मुझसे अलग हो जाए। अकेले रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। सॉन्ग उससे कहते हैं कि प्लीज तुम इन सारी बातों को भूल जाओ और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। देन संजय अपने घर आकर देखती है कि कुछ जापानीज सोल्जर्स उसकी मॉम से सॉन्ग के बारे में पूछ रहे हैं। संजय जल्दी से जाकर अपने फादर को बुलाती है और नेक्स्ट सीन में जापानीज सोल्जर्स हुनी से पूछताछ कर रहे थे और वो हुनी को लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर सॉन्ग के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें आकर जरूर बताना। देन एक सोल्जर यांगजिन से ये भी कहता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और मैं भी एक बार उसे टेस्ट करना चाहूंगा। तो यांगजिन उन्हें इनवाइट कर लेती है। दूसरे जापानीज सोल्जर की नजर संजय पर थी तो यांगजिन संजय को कवर कर लेती है। यांगजिन हुनी से पूछती है कि क्या किसी ने सॉन्ग को भागने को बोला था, वरना उसे ये कैसे पता चलता। हुनी कहते हैं कि मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बोला क्योंकि असल में संजय ने सॉन्ग को भागने को बोला था, पर इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं। इन 1989 सोलोमन अपनी ग्रैंडमा संजय की किचन में हेल्प करवा रहा था। सोलोमन चाहता है कि उसके फादर मुजासु अपना पचिंको पार्लर बंद करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे, पर संजय उसे बताती है कि तुम्हारे फादर तो इस साल एक दूसरा पचिंको पार्लर खोलने वाले हैं, इसके लिए वो बैंक से लोन भी लेगा। तुम्हारे फादर को अपने काम पर बहुत ही नाज है, उसे नीचे लाने के लिए तुम्हारी शर्म की जरूरत नहीं है। संजय जानती है कि उसके पोते को अपने फादर का बिजनेस पसंद नहीं है और उसे ये भी पता है कि सोलोमन बस कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आया। इसी बीच एत्सुको वहाँ जाती है। एत्सुको सोलोमन के फादर मुजासु की गर्लफ्रेंड है, मीन्स एक तरह से सोलोमन की स्टेप मदर। एत्सुको सोलोमन को देखकर बहुत ही खुश थी और उसकी बहुत तारीफ भी करती है। फ्रेश होकर सोलोमन अपने रूम में जाता है और एक बॉक्स को खोलता है जिसमें कुछ सामान था। एत्सुको भी वहीं आ जाती है और कहती है कि ये हाना की फेवरेट थी, पर तुमने अभी तक इसे संभाल कर क्यों रखा है। सोलोमन एत्सुको से पूछता है कि क्या हाना ने आपसे कोई कांटेक्ट किया। एत्सुको कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, पर हमने एक न्यू डिटेक्टिव को हायर किया है। सोलोमन उनसे पूछता है कि आप कैसे कह सकती हो कि वो अभी तक जिंदा होगी। तो एत्सुको जवाब देती है कि अगर उसे कुछ हो गया होता तो मुझे ये फील जरूर होता, तुम्हें भी फील होता, क्योंकि तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत ही गर्व होगा। किचन में काम करते टाइम संजय को पियानो की आवाज आती है जिसपे इनोवा यानोवा सॉन्ग प्ले हो रहा था और हम फिर से पास्ट में पहुंच जाते हैं। जापानीज सोल्जर्स ने सॉन्ग को पकड़ लिया था। संजय को देखकर सॉन्ग इनोवा यानोवा सॉन्ग बोलने लगता है और साथ साथ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही रो रहे थे क्योंकि जापानीज सोल्जर सॉन्ग को बहुत ही मार रहे थे, पर संजय से ये सब देखा नहीं जा रहा था। इन 1989 सोलोमन अपनी कंपनी के टोक्यो ऑफिस जाता है और वहाँ पर ये किसी टॉम नाम के आदमी से मिलता है जिसे सोलोमन बताता है कि मैं यहाँ सिर्फ कुछ टाइम के लिए आया हूँ। और यही इन दोनों को न्यूज मिलती है कि जापानीज एम्परर हिरोहितो जो 87 इयर्स के थे, उनकी कैंसर की वजह से मौत होगी। पास्ट में संजय के फादर की हालत बहुत ही खराब थी और संजय उनका हाथ पकड़ के रो रही थी। सैडली हुनी की डेथ हो जाती है और संजय अपने पापा को उठाती हुई बहुत ही रोती है। संजय अपने फादर की कुछ लाइन्स याद करी थी जिसमें हुनी ने उससे कहा था कि मैं सोचता था कि जो खुशी लोग हर रोज एंजॉय करते हैं वो मुझसे इतनी दूर क्यों है। देन तुम्हारी मॉम मेरी जिंदगी में आई और फिर मुझे खुद को तुम्हारे लायक प्रूव करना था और स्ट्रॉन्ग भी बनना था, और बहुत जल्दी तुम भी स्ट्रॉन्ग बन जाओगी और फिर तुम्हारे भी बच्चे होंगे, फिर तुम्हें भी खुद को उनके लायक प्रूव करना होगा और मुझे पता है कि तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम पर विश्वास है। सो 9 years later now we see ली मिन हो इन द कैरेक्टर ऑफ हांसू जो एक फिश ब्रोकर है। तो अब संजय भी बड़ी हो चुकी है और हांसू का ध्यान संजय पर जाता है। जापानीज सोल्जर्स को देखकर सारे लोग अपना सर झुका लेते हैं सिवाय संजय के। ये देखकर हांसू बहुत ही इम्प्रेस हो गया था, तो वो उसके बारे में पूछता है कि वो लड़की कौन है। हांसू के पास खड़ा आदमी उसे बताता है कि वो बस एक आम सी लड़की है, इसकी मदर शायद बोर्डिंग हाउस चलाती है और वो विधवा है। पता नहीं क्यों पर हांसू की नजर संजय से हट ही नहीं रही थी और संजय ये नोटिस कर लेती है कि कोई उसे देख रहा है
दोनों का एक दूसरे से आई कांटेक्ट होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।